नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत भूगोल में हम पिछली क्लास से हमने प्रारंभ किया था भारत का जलवायु एवं मानसून तंत्र। तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं मानसून एवं जलवायु तंत्र के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा भारतीय जलवायु एवं मानसून तंत्र। भारतीय जलवायु एवं मानसून तंत्र। इसमें हमने परिभाषाएं देख ली थी, कुछ शब्दों के बारे में, क्या होता है मानसून, किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम, हवा, पवन, वायु किसे कहते हैं, हमने देख लिया। आज हम देखने वाले हैं इसके सिद्धांत के बारे में। और हमने पिछली क्लास में देखा था जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में। वायु राशि सिद्धांत को हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में पहले बात करते हैं कि ये दिया किसने था। तो हमने पहले भी पिछली क्लास में हमने बात की थी, ये किसने दिया था, पी कोटेश्वरम ने। पी कोटेश्वरम ने दिया था। और जेट स्ट्रीम यानी जेट पवनों के माध्यम से दिया था। और ये जो पवन है इनमें हम दो भागों में इसको बांट के देखेंगे। किस प्रकार से देखेंगे, देखो दो प्रकार की स्थितियां बनेंगी, अलग अलग मौसमों में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। जैसे हम देखेंगे तो ग्रीष्म काल में क्या कहानी बनती है, ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे इसको शीतकालीन मानसून के रूप में। शीतकालीन मानसून के रूप में यानी कि सर्दियों में क्या कहानी बनती है और गर्मियों में क्या घटनाएं घटती है, वो इसमें हम देखने वाले हैं। जेट स्ट्रीम सिद्धांत को दो माध्यम से पढ़ेंगे, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। पहले हम देखेंगे ग्रीष्मकालीन में, यानी कि ग्रीष्म काल में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है उस वक्त उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थितियां बनती है। और दूसरी इसमें हम देखेंगे जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में उस वक्त शीत ऋतु चल रही होती है और उसमें क्या कहानी बनती है वो देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ग्रीष्मकालीन मानसून को और फिर देखेंगे इसमें शीतकालीन मानसून को। तो हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। तो जेट स्ट्रीम हमने कल भी चर्चा की थी। जेट स्ट्रीम है क्या, तो जेट स्ट्रीम है उच्च वायुमंडलीय, उच्च वायुमंडलीय पवने हैं। पवने मतलब जो क्या बह रही है, समांतर बह रही है किसके, धरातल के। वो चाहे कितनी भी ऊपर हो, यदि धरातल के समांतर बह रही है तो क्या कहलाएगी, पवने कहलाएगी। तो ये जेट स्ट्रीम क्या कहलाएगी, पवने, उच्च वायुमंडलीय पवने हैं। हमने बात की थी इनकी जो ऊंचाई है, अप्रोक्सीमेट इनकी जो ऊंचाई रहने वाली है कितनी रहती है, तो हमने देखा था 8000 से 12000 मीटर या 8 से 12 किलोमीटर। फिर बात करें इनकी जो गति थी वो कितनी थी, इनकी गति कितनी थी, तो हमने देखा था लगभग 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी ज्ञात गति थी। इसीलिए देखो इनकी स्पीड इतनी और इतनी ऊंचाई पर बढ़ती है, जहां पर जेट विमान उड़ते हैं उसी जगह उड़ती है, मतलब इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। इनकी जो दिशा होती है वो याद रखने के लिए जरूरी है। कहां से चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पछुआ पवने भी कहते हैं, पछुआ पवने भी कहते हैं। क्योंकि चलती पश्चिमी है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पश्चिम पछुआ पवने। देखो पवनों का होता है, जैसे यदि पूर्व से चल रही है उसे हम पूर्वाई कहते हैं और पश्चिम से चल रही उन्हें पछुआ पवने कहते हैं। अब देखो ये जेट स्ट्रीम आती है और उसमें क्या कहानी बनती है वो देखो। जैसे ये हमारा भारत है, जब भारत का एक मैप बना लो आप भी साथ साथ में। जैसे ये हमारा क्या है, भारत है, तो भारत का एक मैप आप भी बना लो साथ साथ में, ताकि ये चीजें आपको याद हो जाए। अब क्या होता है, देखो ये हमारे इधर क्या है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, और इधर है हमारा पामीर का पठार, पामीर का पठार।
अब ये बात चल रही है जब सूर्य उत्तरायण में होता है, यानी कि सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है, मतलब उस वक्त कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून की स्थिति कैसे बनती है, मानसून की स्थिति में हम इसको देखने वाले हैं। हमने कल बात की थी जो ITCZ होता है वो सूर्य जब उत्तरायण में होता है तो ITCZ भी किधर होता है, उत्तरी दिशा में होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होता है। और इसी वक्त ये जो जेट स्ट्रीम जो पवने हैं, ये जो जेट स्ट्रीम पवने हैं, ये मैं भारत के सापेक्ष देखेंगे तो हिमालय के इर्द गिर्द रहती है, या तो हिमालय से थोड़ा ऊपर चली जाएंगी या हिमालय से थोड़ा नीचे रहेंगी। तो यानी कि जो सूर्य की जो आभासी गति है, यानी कि सूर्य की गति, यानी जिस प्रकार सूर्य की स्थिति यदि उत्तरी गोलार्ध में है तो ये हिमालय के उत्तर ऊपर में रहेगी। और यदि ये दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य होगा तो ये जो पवने हैं, ये जो जेट स्ट्रीम पवने हैं, ये हिमालय के दक्षिण दिशा में आ जाएंगी। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पे रहने वाली है। अब क्या होगा जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है तो ITCZ भी उत्तर में और उत्तर की ओर खिसकेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगी, उष्ण जलवायु बनेगी, यानी कि क्या बनेगी, यहाँ पे जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। और ये बनेगा, देखो सर्वाधिक जो ये तो यहाँ पे तिब्बत का ये पठारी क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। और यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, क्योंकि क्या वर्षा क्यों कम होती है, मानसून में हम आगे देखेंगे वर्षा क्यों कम होती है। ये जो तिब्बत का पठार है, पठारी क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र होने की वजह से ये जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा तो इसका तापमान बढ़ेगा और वायु दाब निम्न हो जाएगा। अब वायु दाब निम्न कैसे होगा, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ने से ये जो हवाएं हैं वो भी किधर से ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, जिन्हें हम कहते हैं संवहनीय हवाएं, संवहनीय हवाएं कहते हैं। तो ये ऊपर उठेंगी और इधर से हमारी ये आ रही है जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम किस तरह, देखो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है तो जेट स्ट्रीम थोड़ा सा ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगी, मतलब हिमालय से उत्तर की ओर बह रही है। तो ये इस प्रकार से इधर से जेट स्ट्रीम पवने आ रही है और इधर से हमारी क्या उठी है, संवहनीय हवाएं उठी, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठी। और ये जो पवने आ रही है ये कुछ ठंडे इलाकों से आ रही है, कुछ ठंडे इलाकों से आ रही है। उधर से जब ये पवने आएगी तो कैसी होंगी, ठंडी होगी। अब ये क्या होगी, इनके साथ मिल जाएंगी, ये जो गर्म हवाएं हैं इनके साथ मिलेगी तो यहाँ पर चक्रवातीय स्थिति बनेगी। यानी कि ये जो हवाएं हैं, जो जेट स्ट्रीम है वो इधर तिब्बत के पठार के अंदर हिमालय के क्षेत्र में क्लॉकवाइज घूमेगी। कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, यानी एक प्रति चक्रवातीय एंटी साइक्लोन स्थिति बनेगी, प्रति चक्रवातीय स्थिति बनेगी, प्रति चक्रवातीय स्थिति बनेगी। उल्टे यानी कि क्या होगा, ये जो पवने बाहर की ओर निकलेंगी, क्या निकलेगी, बाहर की ओर। यदि चक्रवात में तो होता है चीजें किस तरफ जाती है, केंद्र की ओर, क्योंकि केंद्र में निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। ये तो होता है चक्रवात, चक्रवात हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है, इस प्रकार से बनेगा। और ये जो प्रति चक्रवात है ये कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि क्लॉकवाइज बनता है। तो इस प्रकार की स्थितियां रहने वाली है, तो चक्रवात और ये है प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। तो हवाएं जब ठंडी हवाएं, ये ऊपर की जो ठंडी पवने हैं ये गर्म हवाओं के साथ जब मिलेंगी तो ये आपस में मिलकर एक चक्रवातीय स्थिति बनाएगी और ये यहाँ पे क्या एक साथ घूमने लगेगी। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हो। जैसे यदि आपने जैसे तवा, गर्म तवा है, गर्म तवा, जो उसके ऊपर यदि हम पानी के छींटे डालते हैं तो वो पवने किस प्रकार से होते हैं, जैसे उस पर देखो वो एक तेज आवाज के साथ वो जो बूंदे हैं वो घूमने लगती है उधर ही उसके आसपास ही, वही होती है प्रति चक्रवातीय स्थिति, या उसी को हम कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी पौने एक साथ क्या लग जाएंगी, घूमने लगेंगी। घूमेंगी तो एक किस प्रकार से घूमेंगी, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, ठीक है। जब ये पौने देखो आपस में घूमेंगे, इसी क्लॉकवाइज घूम रही है और इसी को हम कहते हैं प्रति चक्रवातीय। तो प्रति चक्रवातीय स्थिति बनेगी। और इधर ये देखो जो ये चक्र अब यहाँ से क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी, दो अलग अलग दिशाओं में ये मुड़ जाएंगी। एक तो ये इस प्रकार से आएंगी इधर, एक तो यहाँ से यानी टकरा करके इधर की ओर आएंगे आगे, और आगे किधर आएगी, हिंद महासागर की ओर, हिंद महासागर की ओर आएंगी। और अब इनकी दिशा देखो कौन सी है, किस तरफ से आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है। तो अभी इसका नाम क्या रह जाएगा, पूर्वी जेट पवन, पूर्वी जेट स्ट्रीम। दो भागों में बंट गई, एक तो कौन सी रही, पूर्वी जेट स्ट्रीम, और दूसरी चली जाएगी तिब्बत के पठार या चीन की ओर चली जाएगी, यानी कि उपोषण क्षेत्र की ओर चली जाएगी। किधर चली जाएगी, उपोषण क्षेत्र से आ रही है आगे आगे की ओर, तिब्बत के पठार चीन की तरफ जा रही है, तो इसे हम कहेंगे उपोषणीय जेट स्ट्रीम।
इस प्रकार से दो भागों में बंट जाएगी। एक तो आएगी ये इधर हिंद महासागर की तरफ चली जाएगी और दूसरी किधर चली जाएगी, चीन की तरफ, तिब्बत के पठार से लेकर किधर चली जाएगी, चीन की ओर चली जाएगी, जिन्हें हम कहेंगे उपोष्णीय, क्योंकि उपोष्ण क्षेत्र से आ रही है इसीलिए हम इसे कहेंगे उपोष्णीय जेट स्ट्रीम। और एक ये हिंद महासागर की ओर इधर आ रही है, जैसे तो गुजरात से इधर होकर ये किधर आ रही है, हिंद महासागर की ओर, यानी कि अरब सागर की तरफ आ रही है। तो ये किस तरफ से आ रही है, पूर्व दिशा की ओर से, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये है जेट स्ट्रीम का सिस्टम। अब क्या होता है, देखो जैसे ये हवाएं यहां से ऊपर उठी और यहाँ पे क्या बन गया, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया। और निम्न वायुदाब का यानी ये हवाएं ऊपर उठ गई, यहाँ पे जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र था, अब ये पवने क्या करेगी, देखो ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो पवने ऊपर की ओर बढ़ रही है। हमने पढ़ा था ये जो पवने हैं धरातल में और जो वायुमंडल में जो पवने हैं वो हमेशा विपरीत दिशा में बनती है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे ये जो पवने इधर है ये इस तरफ से दूसरी पवने चलेंगी नीचे धरातल पर, ये धरातल पर पवने चलेंगी, जिन्हें हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। यानी कि अब ये क्या करेगा, भारत में मानसून को आकर्षित कर रही है ये पवने। ये पवने भारत में क्या कर रही है, मानसून को लाती है, इसीलिए इनको मानसून द्रोणी भी कहते हैं। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। क्या रहती है ग्रीष्म काल में स्थिति, जो ग्रीष्म काल के अंदर सूर्य उत्तरायण में होता है, उत्तरायण में होने से ये जो जेट स्ट्रीम पवने भी हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती हैं, जिससे, और उसके बाद जो तिब्बत का पठार है ये अधिक तापमान के, यानी कि सूर्य का जो सीधा प्रकाश पड़ता है उसके कारण ये जो धरातल है अधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने से यहाँ की जो हवाएं, पवने, गैसें हैं वो हल्की होकर के ऊपर उठती हैं और ऊपर उठती हैं, और इनके ऊपर उठने से इधर से पश्चिम की ओर से जो जेट स्ट्रीम आ रही है वो बाधित हो जाएगी। और ये जो जेट स्ट्रीम है इधर तिब्बत का पठार हिमालय क्षेत्र में एक घड़ी की दिशा में इस चक्कर काटने लग जाएंगी, जैसे हम कहते हैं जैसे क्लॉकवाइज वो चक्कर काटने लगेंगी। तो चलो क्लॉकवाइज चक्कर काटने के बाद ये क्या होगी, अपने विस्थापित हो जाएगी, अलग अलग भागों में बंट जाएंगी। किस प्रकार बंटेंगी, एक तो ये आएगी हिंद महासागर की ओर और दूसरी चलाई जाएगी चीन की तरफ। हिंद महासागर में अरब सागर की तरफ आती है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम, क्योंकि पूर्व दिशा से आती हुई प्रतीत होती है। और यदि हम बात करें चीन की तरफ जो जाती है वो उस उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे उपोष्णीय जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो आगे दो भागों में ये बंट जाती है। तो ये है जेट स्ट्रीम का जो सिस्टम कब होता है, ग्रीष्म काल में। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे शीतकाल में क्या स्थिति बनती है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे जेट स्ट्रीम क्या है, कैसे आती है। अब इसको लिख लेते हैं, सारी जो अपने जो बातें अभी पढ़ी है उनको लिख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब लिख लें ग्रीष्मकालीन मानसून। अब देखो पीक टेस्ट्रोम के आधार पर देख रहे हैं, तो पीक टेस्ट्रोम के अनुसार से ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित होता है, जिसके साथ जेट स्ट्रीम पवने भी हिमालय के उत्तर में विस्थापित हो जाती है। सूर्य के उत्तरायण में होने पर, सूर्य के या उत्तरी गोलार्ध में होने पर तिब्बत का पठार अधिक गर्म हो जाता है, जिससे वहां की गैसें हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। और इस प्रकार से जब हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती है उन्हें कहते हैं संवहनीय हवाएं। क्या कहती हैं, संवहनीय धाराएं या संवहनीय हवाएं कहते हैं। ऊपर उठने लगती है। जो पश्चिम से आने वाली
जेट स्ट्रीम को बाधित करती है, जेट स्ट्रीम पवनों को बाधित करती है, बाधित करती है, क्योंकि जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो उधर से जब वो जेट स्ट्रीम आ रही है तो उनके बीच में क्या करेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी, तो इससे क्या होती है, बाधित होती है। उसके बाद में जो जेट स्ट्रीम पवने हैं वो उधरी इसी क्षेत्र में घूमने लग जाती है, जिससे प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक बार इसको आपने लिख लिया होगा, अब इसके बाद की जो कहानी वो लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख लिया तो बहुत अच्छा। अब देखते हैं आगे। तो अब क्या होगी, ये जेट स्ट्रीम पवनों को बाधित कर दिया, अब इसके बाद का लिखेंगे। अब जेट स्ट्रीम पवनों ने बाधित कर दिया, अब जेट स्ट्रीम पवने हिमालय या तिब्बत के क्षेत्र में, तिब्बत के ऊपर, तिब्बत के पठार के ऊपर, ऐसे तिब्बत पठार के ऊपर, तिब्बत के पठार के ऊपर एक जगह पर घूमने लगती है, एक जगह पर घूमने लगती है, घूमने लगती, कैसे घूमेगी, तो क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमने लगती है, जिससे प्रति चक्रवातीय स्थिति बनती है, स्थिति बन जाती है। अब ये पौने यानी कि कौन सी पौने, जेट स्ट्रीम पौने दो अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। इसमें जो एक शाखा है, एक शाखा अरब सागर की ओर जाती है, जिसे पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं, तथा दूसरी शाखा चीन के उपोष्णीय या चीन की ओर चली जाती है। उपोष्ण जलवायु क्षेत्र से आने के कारण इन्हें उपोष्णीय जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब देखो, ये जो जेट स्ट्रीम पवने जब संवहनीय हवाओं से बाधित हो गई, तिब्बत के पठार से जो हवाएं गैसें जो हल्की होकर ऊपर उठी उनसे बाधित हो गई, अब वो प्रति चक्रवातीय स्थिति बना करके एक जगह घूमने लगेंगी। उसके बाद दो अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हो जाएंगी। एक दिशा जो किधर आएगी, जो अरब सागर की ओर आ रही है, जिसे हम कहेंगे वो क्यों, वो पूर्वी दिशा से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसे कहते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। और दूसरी चली जाती है चीन की ओर जाती है, तो उस हमें जो क्षेत्र कहां से आ रही है, वह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र से आने के कारण ये पौने क्या कहलाती है, तो उपोष्णीय जेट स्ट्रीम कहलाती है। ये है, इसके बारे में हमने बात की, जेट स्ट्रीम किस प्रकार से कार्य करता है वो हमने देखा। अब इसको देख लेते हैं, दो भागों में बढ़ जाती है, वो उनके भाग हमने देख लिए कौन कौन से हैं। अब इनके अलग अलग हम बातें और कर लेते हैं। तो इसको आपने लिख लिया होगा, अब देखते हैं इसके बाद क्या स्थिति बनती है। अब देखो आगे, पूर्वी जेट स्ट्रीम
हिंद महासागर की ओर आकर ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है जिससे हिंद महासागर के ऊपर वायु दाब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वायु दाब बढ़ जाता है। वायु दाब बढ़ जाएगा तो अब हिंद महासागर के ऊपर वायु दाब बढ़ा हुआ है, और इसी समय जो तिब्बत का पठार है, या हम बात करें जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, वहां पे वायु दाब बहुत ही कम होता है, वायु दाब निम्न होता है। तो जिसकी वजह से ये जो यहाँ से मानसूनी पवनों को क्या होती है? उत्पत्ति होती है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। और ये जो मानसून है ये भारत में वर्षा करता है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर यानी महासागरीय क्षेत्र से जब ये मानसून आएगा तो अपने साथ में ये पवने क्या लेकर के आएंगी? नमी लेकर के आएंगी, और नमी लाने के बाद ये भारत में क्या करेगी? वर्षा करती है। तो ये है ग्रीष्म काल के अंदर क्या स्थिति बनती है। शीत ऋतु में थोड़ा सा इसका विपरीत हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं शीत ऋतु में क्या कहानी बनती है। अब देखते हैं शीतकालीन मानसून कि जेट स्ट्रीम के माध्यम से शीतकाल में क्या कहानी बनेगी। शीतकालीन मानसून। अब देखो, हमने बात की थी कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है या सूर्य उत्तरी दिशा में होता है या उत्तरी गोलार्ध में होता है, उस वक्त क्या होता है? ये जो जेट स्ट्रीम पवने हैं हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में विस्थापित हो जाती हैं, और अब जैसे ये सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो ये जो जेट स्ट्रीम पवने हैं ये हिमालय से दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है। अब देखो इसके बाद में क्या कहानी बनेगी। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ये जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है। विस्थापित हो जाती है। दक्षिण की ओर क्या होगी? विस्थापित होगी। अब क्या होता है तो देखो, आगे। अब ये जो जेट स्ट्रीम पवने हैं ये भूमध्य सागर से पूर्वी एशिया की ओर गति करती है। अब ये जेट स्ट्रीम पवने भूमध्य सागर से पूर्वी एशिया की ओर गति करती है, जिससे जो पश्चिमी विक्षोभों के रूप में भारत में वर्षा करती है, जिसे शीतकालीन मानसून कहते हैं। ये जेट स्ट्रीम पवने शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में होने से ये हिमालय के दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती हैं, जिससे जो भूमध्य सागर की ओर से जो ये पवने आ रही हैं, अब भूमध्य सागर से आ रही हैं तो सागरीय क्षेत्र से आ रही है, अपने साथ में क्या लेकर के आएंगी? नमी लेकर के आएंगी। और जैसे ये भारत की ओर आएगी और हिमालय से टकराएगी, कहां से टकराएगी? हिमालय से टकराएगी, और राजस्थान की जो अरावली है उससे टकराएगी। टकराने के बाद अब ये क्या करेगी? जो ये
उत्तरी मैदान है, जो हम बात करते हैं, जो पंजाब हरियाणा राजस्थान का कुछ उत्तरी क्षेत्र, यूपी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्या करती है, वर्षा करती है, और शीतकाल में ये वर्षा करती है। और शीतकालीन मानसून को हम जो लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है, जिसे मावठ कहते हैं, जिसे मावठ कहते हैं। तो ये है शीतकालीन में जेट स्ट्रीम के द्वारा जो मानसून आता है, शीतकालीन मानसून। इसी मानसून की जो वर्षा है उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स भी इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बूंदे हैं, सुनहरी बूंदे, क्या है, सुनहरी बूंदे, सुनहरी बूंदे। क्यों, क्योंकि ये जो वर्षा है ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, और इसीलिए इसको सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। तो ये बातें हुई किसके बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में। आशा करता हूं समझ में आई होगी, अच्छी बात। और ये जो जेट स्ट्रीम का जो सिद्धांत है, ये सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं मैप के माध्यम से भी क्या कहानी बनती है। जैसे ये हमारा अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर ये हमारा हिंद महासागर, ये भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बाद यूरोप, यूरोप के बाद ये हमारा एशिया। ये हमारा भारत है, और उसके बाद में इधर एशिया प्रारंभ हो गया। अब जैसे ये हमारा इधर तिब्बत का पठार, ये हमारा क्या है, हिमालय, और इधर है अरावली पर्वत। जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, तो ये जो जेट स्ट्रीम पवनें भी किधर की ओर आ रही होंगी, इस प्रकार से जाएंगी, भूमध्य सागर से आ रही हैं अभी ये पवनें। भूमध्य सागर से भारत की ओर जब ये पवनें आ रही हैं, तो देखो ये जो अरावली है और ये हिमालय है, इनसे टकरा करके अब भूमध्य सागर से आ रही है, तो साथ में क्या ले आएगी, नमी लेकर के आएगी। और नमी लाने की वजह से देखो ये बातें क्या करें यहाँ पे, क्योंकि बीच में इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं मिलता, तो बीच में ये नहीं रुकती। जैसे इसको हिमालय का अवरोध मिलता है, अरावली का अवरोध मिलता है, तो ये इस क्षेत्र में क्या करती है, वर्षा करती है। क्या करती है, वर्षा करती है। जिन्हें, और ये जो क्षेत्र है पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। और इसी समय जब गेहूं अपने, या जनवरी महीने, जनवरी फरवरी लगभग महीने में वर्षा होती है यहाँ पे, और जैसे ही इन फसलों के लिए लाभदायक रहती है। और ये हवा, जो मानसून की जो वर्षा होती है, शीतकालीन मानसून की, इसे कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं, मावठ। और ये गेहूं की फसल के लाभदायक है, इसलिए इसको कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ये है शीतकालीन मानसून की स्थिति। पश्चिमी विक्षोभ इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये है मानसून में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत, तो नोट लगाकर लिख लेना। मानसून के संबंध में, मानसून के संबंध में जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है, सिद्धांत है। यह भी बात इसमें साथ साथ आप लिख लेना। तो आशा करता हूं ये जेट स्ट्रीम आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, इसको एक बार और देख लेना। फिर इसको यदि आपके कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उस कंफ्यूजन को, आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को भी शेयर करना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे और आपके लिए क्लासें लाते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।